वन शॉट वीडियो, यू कैन से मास्टर वीडियो फॉर द कंप्लीट फार्मास्यूटिक्स। तो ये अपने आप में हिस्टोरिक सेशन होने जा रहा है, क्योंकि ऐसा फार्मेसी में किसी ने भी पहले नहीं किया है। और ये वीडियोस फार्मासिस्ट हो, जीपैट हो, लेक्चरर हो, कोई सा भी फार्मेसी का एग्जाम हो जहां पर फार्मास्यूटिक्स आएगा, हर हाल में वहां पर ये काम आने वाली है। प्री फॉर्मुलेशन, तो फॉर्मुलेशन से पहले जो बेसिक किसी भी दवा की सॉल्युबिलिटी क्या है, उसकी फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो तीन मेन कारण होते हैं जिससे दवा डिग्रेड होने के चांसेस होते हैं। बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम बीटीएस। प्रोप्रेनोलॉल किस क्लास के ड्रग है? फार्माकोपिया एक ऐसी स्टैंडर्ड बुक जिसको पूरी दुनिया फॉलो करे। रिसेंटली वी आर हैविंग द 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। एक कन्वेंशनल होता है, एक होता है नोवेल ड्रग सिस्टम। शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, एंट्री 0.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कोई भी एक भी रैबिट जो है टेम्परेचर नहीं होना है। 30 मिनट के लिए 63 डिग्री सेल्सियस से 145 फारेनहाइट पे अगर आप गर्म कर रहे हो, कोल्ड मेथड पाश्चराइजेशन, इसको याद रखना है। हीट के लिए ब्राउन टी, मॉइस्ट के लिए स्टीरियो थर्मोफिलस, क्लोस्ट्रिडियम, ठीक है, हिस्टेरेसिस लूप से हम लोग नापते हैं। यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। सो दिस इज गोइंग टू बी वन शॉट वीडियो, यू कैन से मास्टर वीडियो फॉर द कंप्लीट फार्मास्यूटिक्स। तो जितने भी फार्मास्यूटिक्स के या उसके एलाइड सब्जेक्ट हैं, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी के हों, चाहे वो फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस हो, चाहे बायोटेक के हों, इन सब के टॉपिक्स हम वन शॉट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये अपने आप में हिस्टोरिक सेशन होने जा रहा है, क्योंकि ऐसा फार्मेसी में किसी ने भी पहले नहीं किया है। वी आर अमंग द फर्स्ट, क्योंकि ऐसी वीडियोस हैं ये लास्ट मोमेंट पे बहुत काम आती है रिवाइज करने की। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे की वीडियोस होती हैं। पूरा का पूरा फार्मास्यूटिक्स बहुत डिटेल्ड में हम लोग कवर करने वाले हैं। यहां पर आप जो है प्रिसाइज कंटेंट आपको मिलने वाला है, एक मेंटर का, टीचर का एक्सपीरियंस देखने वाला है। और ये वीडियोस फार्मासिस्ट हो, जीपैट हो, लेक्चरर हो, कोई सा भी फार्मेसी का एग्जाम हो जहां पर फार्मास्यूटिक्स आएगा, हर हाल में वहां पर ये काम आने वाली वीडियो है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस, सो श्याम जी हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र जी हैं, और मनीष जी हैं, और जगन सिंह जी हैं। चलिए, मुझे पता है कि दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सेशन, और थोड़ा सा लेट नाइट हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आज अभी यूट्यूब पे भी एक सेशन था हमारा, ठीक है। यस, ठीक है, चलिए। सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट सेशन वी कैन हैव। यहां पर अब देखेंगे इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस कर लेता हूं। क्या क्या अभी अभी मैंने एक सेशन जो है यूट्यूब पर कराया है, वहां पर क्या फार्मास्यूटिक्स के जो है कोर सिलेबस रहने वाला, उस पर डिस्कशन किया। क्या इंपॉर्टेंट और भी जो सिलेबस उन पर डिस्कशन किया गया, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस दैट आई ऑलरेडी हैव शेयर्ड ऑन द यूट्यूब। सो इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द फार्मास्यूटिक्स। सो फार्मास्यूटिक्स के बारे में हम टोटली हम लोग बात करने वाले हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द मास्टर वीडियो। अपने आप में ये यूनिक है, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर एक टीचर का, मेंटर का तजुर्बा आपको देखने वाला है। चलिए, मुझे नहीं पता ये 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे कब तक होगा, लेकिन अब चूंकि रात में हम लोग कर रहे हैं, लेट नाइट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो सीरियस होंगे, जो सिंसियर होंगे, जो अवेलेबल होंगे वही, और बाद में जो है इसको आप कभी भी अवेल कर सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं इसे। चलिए, सो ये मैंने स्ट्रेटजी शेयर की हुई थी किसी भी एग्जाम में, चाहे फार्मासिस्ट, जीपैट हो, ड्रग इंस्पेक्टर हो, कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रेटजी एंड दिस इज द सिलेबस। इसी सिलेबस को मैंने शेयर किया हुआ था आपसे जो है लेक्चरर वाले में भी, और यही सिलेबस आप कॉमन देखोगे, चाहे यूपीएससी का ड्रग इंस्पेक्टर आप दे लो, चाहे फार्मासिस्ट की एग्जामिनेशन दे लो। दिस इज गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट सिलेबस जो आपको देखने को दिखाई देगा यहाँ पर। चलिए, तो इसी सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे, और आप यहां पर देख पाओगे कम से कम 200 से 250 के आसपास स्लाइड की है। तो मैंने बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छे से, तो ये स्लाइड आपको पढ़ना है, साथ साथ जो मैं इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा वो नोट कर लेना आपको। चलिए, एक बार देख लो, सारा कंटेंट आ गया ना। देखिए, कभी भी अगर क्लासेस थोड़े बहुत आगे पीछे हो रहे, मैंने अभी 10-15 मिनट लेट स्टार्ट किया, आप क्लास लेट होने का कारण आपको भी पता है, यूट्यूब पे सेशन था, रोज ऐसा नहीं होगा, ये टाइम पे होंगी। और दूसरी बात, 10-15 मिनट लेट होगा, उसके पीछे मैं कई सारे टॉपिक्स ऐड कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये टॉपिक अगर मिस हो गया तो कहीं ना किसी का सिलेक्शन ना रुक जाए। तो दैट फॉर दैट पर्पज आई हैव टेकन द टाइम। चलिए, सो यहां से हम लोग देखते हैं। सो पहला टॉपिक हमारा जो होने वाला है, ये होने वाला है प्री फॉर्मुलेशन। थोड़ा सा समय देखिए, इत्मीनान से पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा एक बार पढ़ेंगे फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल खोल खोल के पढ़ेंगे इसको, उधेड़ के एकदम। नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग प्री फॉर्मुलेशन, कोई भी फॉर्मुलेशन। देखिए, ड्रग और फॉर्मुलेशन में फर्क है। जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग, बहुत बेसिक चीजें हैं, थोड़ा बेसिक से शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद हाई फाई पढ़ेंगे। एक मिनट रुकिए जरा। जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात करूं, इसमें है नीमोसाइड और पैरासीटामोल। नीमोसाइड और पैरासीटामोल अपने आप में क्या है, एक ड्रग है, केमिकल नेचर की है, सिंथेटिक नेचर की है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट।
दुनिया का कोई भी डोजेस फॉर्म होगा, कोई भी डोजेस फॉर्म या फॉर्मुलेशन होगी, इसमें दो कंपोनेंट होगा, एक एपीआई होगा और एक एक्सिपिएंट्स। कॉमन सेंस ये कहता है कि जो एपीआई है, जैसे कि इसमें पैरासिटामोल है, निमोस्लाइड है, वो जो फर्दर एक्शन है, चाहे बुखार उतारने का इफेक्ट हो, चाहे वो एंटी एचआईवी इफेक्ट हो, चाहे एंटीवायरल इफेक्ट हो, जो भी इफेक्ट होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एक्सिपिएंट्स जनरली क्या होंगे, इनर्ट इन नेचर होंगे। और जब टैबलेट की बात हो रही है तो डायल्यूएंट, डिसइंटीग्रेट, लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट, बाइंडर, यही सारी चीजें होंगी, ये सब डली होंगी। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में इंटरेक्ट नहीं करने चाहिए। तो अगर इंटरेक्शन, तो पहला इंपॉर्टेंट चैलेंज हमारे सामने आता है कि जो भी फॉर्मुलेशन होती है उसके बीच इंटरेक्शन ना हो एक्सिपिएंट के। तो जनरली इसको हम लोग पता लगाते हैं एफटीआईआर, बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, एक्स्ट्रा बात है। एफटीआईआर इज द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जहां से हम लोग ड्रग और एक्सिपिएंट के बीच इंटरेक्शन को पता लगाते हैं। ये सवाल आपका आ जाता है। तो जब ये फॉर्मुलेशन बनती है, इसके पहले जैसे मान लीजिए टैबलेट है, तो अब टैबलेट हो सकता है डायरेक्ट कंप्रेशन से बनी हो, ग्रेनुलेशन में वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन, मेल्ट ग्रेनुलेशन। सो ऑन व्हाट बेसिस वी हैव डिसाइडेड। तो फॉर्मुलेशन से पहले जो बेसिक, किसी भी दवा की सॉल्युबिलिटी क्या है, उसकी फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ताकि उसकी स्टेबिलिटी को असेस किया जा सके, ताकि उसके फॉर्मुलेशन की प्रोसेस को समझा जा सके और एक बेहतरीन और सेफ डोजेस फॉर्म का जो है निर्माण किया जा सके, बनाया जा सके, स्टडीज बहुत जरूरी है। तो फॉर्मुलेशन बनाने से पहले जो बेसिक स्टडीज होती है, जो बेसिक रिसर्च होती है, दैट इज अंडर द प्री फॉर्मुलेशन। तो किसी भी ड्रग डेवलपमेंट का इनिशियल फेज होता है जहां पर फिजिकल और केमिकल या फिर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। जी बताइए जगत। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते रहिए। अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग सेशन है तो हम लोग समझ लेंगे, थोड़ा सा स्टार्टिंग हम लोग समझ लेंगे, फिर जैसे आप मेरे बातों को समझने लगोगे, मैं थोड़ा सा और ट्यूनिंग बन जाएगी तो थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। अभी स्टार्टिंग में समय लेके करेंगे, ठीक है, बेसिक चीजों पे। तो यहां पर फिजिकल और केमिकल यानी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज को जो है असेस किया जाता है, ताकि एक सेफ, इफेक्टिव और स्टेबल डोजेस फॉर्म का जो है प्रोडक्शन हो सके। यहां पर ड्रग और डोजेस फॉर्म में क्या फर्क है। ड्रग अलग अलग सोर्सेस, फार्माकोग्नोसी भी उसका आप देखेंगे, वो भी सोर्स ऑफ ड्रग है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोग पढ़ते हैं, इट्स अ सोर्स ऑफ ड्रग। माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ते हैं, बायोटेक भी पढ़ते हैं। सो डिफरेंट सोर्सेस कुड बी देयर। ज्यादातर मैक्सिमम जो है सोर्सेज आपके ऑर्गेनिक वाले दिखाई देते हैं, सिंथेटिक आपके दिखाई देते हैं। उसके अलावा आप देखोगे एक एक टर्म होता है न्यू केमिकल एंटिटी। जो मेरी समझ है न्यू केमिकल एंटिटी को, कि ऐसा कोई प्रोडक्ट या ऐसा कोई क्रूड ड्रग जो दुनिया में पहली बार आई है, अंडर डेवलपमेंट है, पाइपलाइन में है, जो मार्केट में नहीं आ पाई है, जिस पर रिसर्च ऑनगोइंग है, उसको जनरली हम लोग बोल देते हैं न्यू केमिकल एंटिटी के तौर पर। उसी का एडवांस वर्जन है एपीआई, जहां पर सारी चीजें आ चुकी हैं। तो इसमें आप देखोगे सॉल्युबिलिटी का हम लोग असेसमेंट करते हैं, स्टेबिलिटी का असेसमेंट करते हैं, कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं एक्सिपिएंट के साथ, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे पॉलीमॉर्फिज्म का पता लगाते हैं हम लोग, ये सब सारी चीजें, ठीक है, क्योंकि हो सकता है एक फॉर्म स्टेबल है, दूसरा फॉर्म नॉन स्टेबल हो। ये सब हम लोग प्री फॉर्मुलेशन में करते हैं। तो मेन जब हम लेक्चरर के एग्जाम दें, चाहे जीपैट का दें, चाहे फार्मेसी का एग्जाम दें, तो हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए प्री फॉर्मुलेशन हम लोग किस लिए कर रहे हैं। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के पहले का इनिशियल फेज जो है प्री फॉर्मुलेशन, जहां पर बेसिक चीजें। तो प्री फॉर्मुलेशन में चेक क्या करते हैं हम लोग, सॉल्युबिलिटी। जैसे कोई अगर ड्रग सॉल्युबल ही नहीं होगी, एक पर्टिकुलर लिमिट तक उसे सॉल्युबल होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल 1 mg पर ml की मिनिमम सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो सॉल्युबल ही नहीं होगा तो फिर आगे चीजें मिक्स नहीं होंगी, फिर वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी तो फिर इफेक्ट नहीं आएगा। सो देयर शुड बी सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी होना चाहिए। फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट उसका प्रॉपर होना चाहिए, डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज होना चाहिए, पार्टीशन कोएफिशिएंट। अब पार्टीशन कोएफिशिएंट करो जगन जी, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ना, मैं आपने हैंड रेज के मैं देख रहा हूं। धीरे धीरे आने दीजिए रिदम में, क्योंकि ये मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने ऐसा सेशन अभी भी नहीं किया। मैंने जूरिस्प्रूडेंस का किया था, कोग्नोसी का किया हुआ, आपके पास ऑलरेडी आपके कोर्स में होगी, आप देखिएगा उसको, ठीक है, ऑलरेडी अपलोडेड है। जो रैपिड रिवीजन वाले आपके कोर्स में ऑलरेडी है, जिन जिनके कोर्सेज में, आप देख लीजिएगा आपने, ठीक है। ये मैं पहली बार कर रहा हूं इस वाले सेशन को, क्योंकि ऐसा सेशन नहीं है, मैंने सेपरेट सेपरेट टॉपिक पढ़ाए हुए हैं। तो मेरी भी अपने आप में यहाँ टेस्टिंग होने वाली है कि मैं कितना एफिशिएंटली यहाँ पढ़ा पा रहा हूं। चलिए, अब पार्टीशन कोएफिशिएंट, दूसरी अगर आपको लगे इंपॉर्टेंट तो आप लिख लेना उसको, ठीक है, क्योंकि वो चीजें इंपॉर्टेंट है। पार्टीशन कोएफिशिएंट, पार्टीशन कोएफिशिएंट का मतलब कोई एक ड्रग मॉलिक्यूल अलग अलग मीडियम में कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना उसकी वैल्यू आ रही है। से फॉर एग्जांपल ऑयली मीडियम में या लाइपोफिलिक मीडियम में या एक्वस मीडियम में कितना है। तो अगर हम पार्टीशन कोएफिशिएंट, क्यों ऐसा बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बेसिकली हमारी बॉडी एक मॉडल की तरह काम करे, कंपार्टमेंट डिब्बे की तरह काम करे। जैसे ब्रेन को ले ले, तो ब्लड ब्रेन बैरियर में ज्यादातर लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स को ये परमेट करता है। बॉडी और जगह आ जाओगे तो एक्वस माहौल है। तो ड्रग का मूवमेंट जो बॉडी में हो रहा है, अलग अलग कंपार्टमेंट में हो रहा है। अगर हम बॉडी को एक डिब्बे की तरह, कंपार्टमेंट की तरह मान ले,
तो अलग अलग जगह पर अलग इन्वायरमेंट है, तो इसलिए कोई भी ड्रग की उसकी सॉल्युबिलिटी, उसका एब्जॉर्प्शन पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर मीडियम में कितना है। तो उसके लिए हम लोग पार्टीशन कोएफिशिएंट दिखा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक मीडियम में यानी लाइपोफिलिक मीडियम में कितना और एक्वस मीडियम में कितना उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसका रेशियो पार्टीशन कोएफिशिएंट। तो रेशियो है तो जाहिर सी बात है ये आपको यूनिटलेस दिखाई देगा। ठीक है, अमरीश जी बताइए, बताइए अमरीशा जी क्या कहना चाह रही हैं? कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख दीजिए, मुझे थोड़ा सा ट्यून में आने दीजिए, मुझे पढ़ाने दीजिए ना, अभी मत छिड़िए, अभी मत छिड़िए। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, 10:30 बज चुके हैं, मुझे नहीं पता है क्लास 1 बजे तक चलने वाली, 2 बजे तक चलने वाली है, लेकिन मैं फिनिश करके जाऊंगा। अगर मैं वन शॉट में पढ़ा पाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एन ऑक्टेनॉल को स्टैंडर्ड, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पार्टीशन कोएफिशिएंट में स्टैंडर्ड किसको लिया जाता है, एन ऑक्टेनॉल को लिया जाता है, ये हम लिख सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में जब कोई कंपाउंड अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वहां पॉलीमॉर्फिज्म आपकी दिखाई देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है कि पॉलीमॉर्फिज्म चेक कैसे करते हैं हम लोग, तो उसके लिए बहुत सारे टेक्निक है, डिफरेंशियल स्कैनिंग टेक्निक है, डीएससी टेक्निक है, और एक्सरे डिफ्रैक्शन, ये कुछ टेक्निक्स है। बाकी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर स्टेबिलिटी में। अब देखेंगे किसी भी दवा, जैसे ये दवा है, इसकी स्टेबिलिटी किन बातों पर निर्भर करेगी, इसकी स्टेबिलिटी निर्भर करेगी लाइट पर, इसीलिए कीप अवे फ्रॉम सनलाइट लिखा रहता है, लाइट सेंसिटिव भी हो सकता है। ये किससे अफेक्ट हो सकती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से अफेक्ट हो सकती है। ये किससे अफेक्ट हो सकती है, टेम्परेचर से। तो 3 मेन कारण होते हैं जिससे दवा डिग्रेड होने के चांसेस होते हैं, और जो भी स्टेबिलिटी स्टडीज होती हैं जहां पर एक्सपायरी डेट वगैरह हम निकाल रहे हैं, वहां पर ये 3 पैरामीटर। अगर लाइट की बात करें तो वहां पर फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, किसके तहत करते हैं, आईसीएच की गाइडलाइन के तहत करते हैं हम लोग फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग। सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की हम लोग कहां पर पैरामीटर लेते हैं, स्टेबिलिटी टेस्टिंग जनरली आप देखोगे एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग, नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग एक्सेलरेटेड। अब देखो, आप अब थोड़ा सा समझते हैं इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा क्योंकि इस बैच में काफी मैच्योर लोग हैं, पता भी होगा बहुत सारे लोगों को। इस पे जैसे इन्होंने लिख दिया अगस्त 2026, अभी से कैसे पता कि अगस्त 2026, और इन्होंने डेट क्यों नहीं लिखा कि 1 अगस्त 2026 को, हाउ दे हैव डिसाइडेड द एक्सपायरी डेट, सो बेस्ड ऑन द एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग डेटा। और ये डेटा कहां जमा होते हैं, ये डेटा जमा होते हैं जहां पर आपको ड्रग का अप्रूवल लेना होता है। तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में जब लैब बेस्ड डेटा आप सबमिट करते हो, या फिर एनिमल बेस्ड स्टडी प्री क्लिनिकल वाली सबमिट करते हो, तो उसके बाद जो है फर्दर आपको स्टेप्स के लिए अप्रूवल मिलता है। तो ये डेटा रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए बहुत जरूरी, रेगुलेटरी अप्रूवल लेने के लिए सब डेटा बहुत जरूरी होता है। एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग का मतलब, अब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि फरवरी या जून से, फॉर एग्जांपल जून 2026 तक एक्सपायर हो रही है, बट इन्हें कैसे पता, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग 2 मिनट समझ लेते, बस 2 मिनट लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहां से क्वेश्चन बन के आ जाए बेसिक कुछ पता नहीं है। इसके लिए हम लोग करते हैं एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। तो एक्सेलरेटेड का मतलब, अब कोई चीज 1 साल बाद 2 साल बाद खराब होगी, कैसे क्या बैठ के हम देखेंगे, नहीं, हम क्या करेंगे, जिस पैरामीटर से डिग्रेड हो रही है उसको फास्ट कर देंगे, दैट्स व्हाई नेम इज एक्सेलरेटेड, बढ़ा देंगे उसको, एक्सेलरेट कर देंगे, तो जो टूटने की डिग्रेड होने की प्रोसेस है फास्ट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको एस्टिमेट करेंगे, एक्स्ट्रापोलेट करके डेटा, इसलिए कभी भी डेट वाइज डेटा नहीं आता, मंथ वाइज आता है, एग्जैक्ट डेटा नहीं निकाल सकते। कैसे निकालते हैं, से फॉर एग्जांपल हमने जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमने मेंटेन की 60% के आसपास, टेम्परेचर हमने 45 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया, से फॉर एग्जांपल आईसीएस की गाइडलाइन के हिसाब से हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, अभी हम पढ़ेंगे क्या क्राइटेरिया है। मेंटेन हमने किया, अलग अलग टाइम पे सैंपल लिया, अलग अलग एनालिटिकल टेक्निक्स हम लोग ने यूज किया, और सैंपल को एनालिसिस किया, और एक ग्राफ हमने प्लॉट किया, परसेंटेज ड्रग रिमेनिंग वर्सेस टाइम। तो इनिशियली कोई भी दवा अपने लेवल का 100% होती है, समय जैसे जैसे बीतेगा वो डिग्रेड होती रहेगी, इस तरीके का ग्राफ आएगा। तो से फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में 100% थी, 90%, 80%, 70%, 50%, 40%, इस तरीके से 0 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, इस तरीके से हमने टाइम लगा दिया। ठीक है, तो जैसे जब अलग अलग टाइम पॉइंट पे आपने सैंपल लिया, तो जैसे आपने 3 मंथ्स के बाद लिया, तो पता लगा कि यहां पर 90% यानी कि 10% डिग्रेड हो गया और 90% रिमेनिंग है, इसी को बोलते हैं सेल्फ लाइफ। जब दवा अपने इनिशियल वैल्यू का 10% डिग्रेड हो जाए और 90% बची रहे, तब उसको बोलते हैं सेल्फ लाइफ, एंड इट इज द पैरामीटर टू डिसाइड द एक्सपायरी डेट ऑफ फॉर्मुलेशन। तो एक्सपायरी डेट का मतलब ये नहीं होता कि अगर तो कोई दवा हो गई है, जब तक वो अनटिल अनलेस मॉइस्चर से या ओपन नहीं रखी तो वो जहर हो गई, नहीं, गलती से कई बार लोग खा लेते हैं तो मर नहीं जाते हम लोग। एक्सपायरी का हमें समझना पड़ेगा कि रीजन क्या है, एक्सपायरी किसे बोलते हैं। ठीक है, ये सेल्फ लाइफ, तो सेल्फ लाइफ इज द पैरामीटर जिसको हम लोग T90 बोलते हैं, जिसको सेल्फ लाइफ हम लोग बोल रहे हैं। टी हाफ क्या होता है,
सर वो समय जब दवा अपने इनिशियल का हाफ हो जाती है, से फॉर एग्जांपल पहले 100 mg थी, लेकिन 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब हमने मेजर किया तो पता लगा कि वो अपने इनिशियल का हाफ हो गई, 50% हो गई। तो वो समय जब वो इनिशियल का हाफ हो जा रही, दैट इज टी हाफ। और टी हाफ वो पैरामीटर जहां से किसी भी दवा का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिसाइड हो रहा है, कितने घंटे तक दवा काम करेगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड हो रहा है उससे, कि कितनी बार दवा खाई जाएगी। मेरे से सवाल इंटरव्यू पूछा गया था कर्नाटक केरला में, डीआई वाले में। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब टी हाफ से डिसाइड हो रहा है, जबकि एक्सपायरी डेट T90 या सेल्फ लाइफ से डिसाइड हो रहा है। तो यहां पर तो हमने डेटा को क्या किया, एक्स्ट्रापोलेट किया, तो पता लगा 2 महीने। तो आज से एग्जैक्टली 2 महीने बाद जो है इसकी एक्सपायरी डेट होगी। इस तरीके से डेटा ये लोग निकालते हैं। अभी परसेंटेज ड्रग रिमेनिंग कैसे माइनस कर लेंगे, जितना वैल्यू पहले थी, जितना आप डिटेक्ट उसको घटा लेंगे तो परसेंटेज ड्रग रिमेनिंग आ जाएगा। तो जो लोग सीनियर है उनको काफी अच्छी चीजें समझ में आ रही होंगी। यस यस जगह अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं 40 डिग्री आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, परेशान मत होइए। मैं कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं कि हम लोग एक्सपायरी डेट दवाओं का कैसे निकालते हैं। फैक्ट में मैंने बहुत बोल दिया कि टी हाफ में जो है क्या होता है, टी हाफ से हम लोग क्या क्या निकालते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए किसी भी दवा की 6 घंटे हाफ लाइफ है, 24 घंटे है, तो 4 बार आप खाएंगे, तो उसी टी हाफ से डिसाइड हो गया, आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी पता लग रहा है, उसी टी हाफ से डिसाइड हो रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कितनी बार दवा को खाना है। ठीक है, चलिए ये वाली बात क्लियर हो गई थोड़ी सी। ठीक है, मैंने आपसे कहा था, हो सकता है आप लोग मेरे से, कई लोग आप में सीनियर हो, कई लोग मेरे से जूनियर हो। इट्स नॉट अबाउट जूनियर सीनियर, इट्स अबाउट की कुछ चीजें जो मैं आपसे सीख सकता हूं, सीखता हूं मैं, जो चीजें मैं सिखा सकता हूं मैं सिखाता हूं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बीसीएस क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, बीसीएस। एक और आप क्लासिफिकेशन स्पैरेंगली सॉल्युबल, सॉल्युबल, इस तरीके के आते हैं, वो थोड़ा सा एक बार देख लेना, मैं यहां मिस हो गया वो डेटा, आप खुद से भी थोड़ा सा ट्राई कर लेना, कितना पार्ट होगा तो स्पैरेंगली सॉल्युबल होगा, कब होगा, ये सारी चीजें। यहां पर आप देखो क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जाता है, पहले एक क्लास पूछ दिया जाएगा और कुछ एग्जांपल्स, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास एंड एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप बीसीएस क्लासिफिकेशन पढ़े। तो पहले तो हमें याद रखना है कि क्लास 1 में हर चीज हाई है, किसके किसके बेसिस पर है, सर सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी यानी एसपी के बेसिस पर है। और कोई पैरामीटर जो इन्वॉल्व हो सकता है तो उसको कह सकते हैं डिसोल्यूशन इन्वॉल्व है, डिसोल्यूशन। मेन पैरामीटर सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी है, बीसीएस क्लासिफिकेशन का मेन पैरामीटर है सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी। पहली क्लास में सब हाई हाई है, लास्ट क्लास में लो लो है। अब यहां पर एक और याद रख लेते हैं, यहां पर लो है हाई, यहां पर रिवर्स कर देंगे, हाई लो कर देंगे। अब इन दोनों को जब कहीं कंपैरिजन हम करें तो दोनों वैल्यू को याद रखने की जरूरत नहीं है, एक को याद रखिए, दूसरे को अपोजिट कर दीजिए, अदरवाइज देयर कुड बी कंफ्यूजन। सिलेक्शन लेना है मुझे, चाहे कितनी भी मेहनत करना है, आप मुझे बस बिल्कुल, आप हरियाणा में देखो यही सब सिलेबस होते हैं, कुछ अलग नहीं है। फार्मासिस्ट हो, जीपैट हो, ड्रग इंस्पेक्टर, यही सूटेक्स पढ़ाई जाती है। अब देखो उसी बी फार्मा के उसी डिप्लोमा सिलेबस से काट छाट के, तो थोड़ा वो सिलेबस 9-10 हो सकता है, कि जैसे मान लो बायोटेक के किसी टॉपिक ना हो सूटेक्स में, या मैंने बायोटेक भी कंसिडर कर लिया है, तो ये सेशन अपने आप में वरदान है, आपका नॉलेज बेस भी बढ़ेगा, बेस्ट चीज आपको मिलने वाली है। तो बीसीएस क्लासिफिकेशन में पहली क्लास है हाई हाई यानी हाई सॉल्युबिलिटी हाई परमेबिलिटी, लास्ट में लो लो है, और बाद में लो हाई और हाई लो, इस तरीके से कर लेना। ठीक है, तो थोड़ा यहां से आप याद कर लेना। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, पूछ लेता है कि प्रोप्रेनोलॉल किस क्लास की ड्रग है, तो प्रोप्रेनोलॉल क्लास 1 का है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है एंटी कैंसर ड्रग जो है, काफी पूछ लेता है, टैक्सोल। मैं आपसे पूछता हूं टैक्सोल किस कैटेगरी में आती है, टैक्सोल बताइए, बहुत बार पूछा गया है, यहां पर नहीं मेंशन है शायद। कीटोकोनाजोल, निफेडिपिन वहां पर, सिमेटिडिन, मेटफॉर्मिन, ये क्लास 3 में है, तो थोड़ा बहुत एग्जांपल याद कर लेना। टैक्सोल बताइए क्लास 3 में, क्लास 4 में, आप जरा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके रखिए, तब तक मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूं। टैक्सोल किस कैटेगरी में रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना आपको। चलिए, तो प्री फॉर्मुलेशन आप देखेंगे। अब देखिए ड्रग डिस्कवरी में बहुत सारे फेजेस होते हैं, अभी मैं लास्ट में ड्रग डिस्कवरी पढ़ाऊंगा, यहां नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। लीड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है, जैसे अब ड्रग डिस्कवरी आपको करनी है तो एक ही मॉलिक्यूल पे तो आप श्योर नहीं हो कि ये मॉलिक्यूल हिट हो जाएगा या यही डिस्कवर हो जाएगा, तो कई मॉलिक्यूल एक साथ ले चलते हो, तो अपने काम की चीज जिसमें एक्शन होता है उनको हम आगे बढ़ा देते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें अपने काम की, जैसे से फॉर एग्जांपल, जैसे ड्रग डिस्कवरी करने के तरीके क्या हो सकते हैं, एक तो शुरुआत से खोजो, या फिर दूसरा तरीका है रीपर्पजिंग। कभी पूछ दिया जाए व्हाट इज रीपर्पजिंग, रीपर्पजिंग इज द शॉर्टेस्ट वे टू डिस्कवर अ ड्रग। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी का मतलब कोई चीज अचानक, जैसे बेंजीन की खोज कोई निग्लेक्ट नहीं करने गए थे, अचानक उनको सपना है बेंजीन की खोज हो गई, गए थे खोजने कुछ और, खोज कुछ और लिए, तो अचानक अगर कोई चीज खोजी जा रही है, डिस्कवरी हो जा रही है, उसको प्रिंसिपल ऑफ सेरेंडिपिटी बोलेंगे, एकदम देहाती भाषा में।
देश दीपक पांडे जी कह रहे हैं कैंसर ड्रग है, लेकिन सर ये किस क्लास में है, बीसीएस के किस क्लास में है वो इंपॉर्टेंट है, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार देखिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से 4 में है, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ड्रग डिस्कवरी का शॉर्टेस्ट तरीके, जैसे आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेकर बड़ा हो हल्ला मचाया था कि नहीं भाई ये, तो मिनॉक्सिडिल का आप एग्जांपल देख लीजिए, एस्पिरिन का देख लीजिए, एस्पिरिन आज कितने कार्डियक स्ट्रोक्स, कितने लोगों की पैरालिसिस अटैक, जान बचा रहा है कितना। तो एक ही मॉलिक्यूल कई काम कर सकता है, तो शॉर्टेस्ट वे रिपर्पजिंग होता है। सेरेंडिपिटी भी आप समझ गए। लीड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, उसमें अपने काम का जो मॉलिक्यूल है जिसमें एक्शन हो उसको लीड मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो वहां पर भी प्री फॉर्मुलेशन का है। फिर अब प्री क्लिनिकल का रोल आपको दिखाई देगा, क्लिनिकल ट्रायल में भी रोल दिखाई देगा। तो ड्रग डिस्कवरी की अलग अलग जगह पर जो है प्री फॉर्मुलेशन का आपको दिखाई देगा। तो प्री फॉर्मुलेशन हमारा चैप्टर हो गया खत्म। तो बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हमने इतने कम बात में, इतने कम समय में बहुत अच्छी बात, हमने बड़ी बड़ी बातें सीख ली। एंड डेफिनेटली आपके ये लाइफ लॉन्ग कभी ना कभी, चाहे आप कोई टीचर होंगे, चाहे अपने कॉलेज में प्रोफेसर होंगे, तो भी आपकी चीजें आपको पता भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफाई या फिर हो सकता है अपडेट हो जाए कोई चीज, आपको बहुत सारी पता लगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इंपॉर्टेंट है, फार्माकोपिया। फार्माकोपिया फार्माकोपिया एक ऐसी स्टैंडर्ड बुक जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है। तो जो बड़े विकसित देश हैं, जिनकी खुद के अपने पास साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जिनकी एक्सपर्टीज है, डेफिनेटली दे आर हैविंग द फार्माकोपिया। जैसे चाइना के पास अपनी फार्माकोपिया है, भारत के पास अपनी फार्माकोपिया है, जापान के पास अपनी फार्माकोपिया है, यूएस के पास अपनी फार्माकोपिया है। लेकिन सवाल उठता है कि वो जिनके माँ बाप ही नहीं है, जिनका नहीं है, जो जो एक्सपर्टीज नहीं है, उनका क्या है, यानी कि वो देश क्या करते हैं। तो उन देशों के पास ऑप्शन होता है कि भैया जो देश उनसे मित्र देश हैं या जिनको उन पे भरोसा है, उनकी फार्माकोपिया। जैसे आप इंडियन फार्माकोपिया के एग्जांपल देख लो, 13 देशों ने अप्रैल 2025 तक इंडियन फार्माकोपिया को मान्यता दी है। ये देश अपने जगह इंडियन फार्माकोपिया यूज कर रहे हैं। लेकिन ऐसे देश जिनकी खुद की फार्माकोपिया है, नहीं मानना चाह रहे, तो उनका माई बाप कौन है? उनका माई बाप है डब्ल्यूएचओ, और डब्ल्यूएचओ पब्लिश करता है इंटरनेशनल फार्माकोपिया। यस। तो मजे मजे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दी कि फार्माकोपिया रेफरेंस बुक होती है किसी भी देश की, जिससे वहां की ड्रग्स बनाई जाती है। हो सकता है कॉस्मेटिक्स को भी इन्वॉल्व किया जाए, हो सकता है हर्बल प्रोडक्ट्स को भी इन्वॉल्व किया जाए। ठीक है, तो ये सब एक अलग मामला है। भारत में सीडीएसयू है, रेगुलेटरी एजेंसी। तो फार्माकोपिया फार्माकोपिया ड्रग्स के या कॉस्मेटिक्स या फिर वहां के फूड प्रोडक्ट्स के बारे में रेफरेंस बुक हो सकती है, जिसमें उसके स्टैंडर्ड्स के बारे में, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी, कैसे सेल डिस्ट्रीब्यूशन, सारी प्रोसेस बात होती है, कैसे चीजें चेक होंगी, कैसे उसकी स्ट्रेंथ चेक की जाएगी, कैसे उसका ऐसे किया जाएगा, कैसे प्योरिटी चेकिंग होगी, सब प्रोसेस जो होती है। उसी सिलसिले में देखेंगे आप कि जिसका कोई माई बाप नहीं, उसका माई बाप कौन है? ऊपर वाला। ऊपर वाला इधर सेंस डब्ल्यूएचओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो डब्ल्यूएचओ क्या करता है? इंटरनेशनल फार्माकोपिया पब्लिश करता है। हालांकि उस पर्टिकुलर देश के पास ऑप्शन होता है, जैसे आप देखोगे 13 देशों ने मान्यता दी है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसकी छाप है, या किसकी इमेज दिखाई देती है, या फिर किसकी कॉपी इंडियन फार्माकोपिया। जाहिर सी बात, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया तो अंग्रेजों की छाप होगी, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया की छाप होगी हमारे पास। यूएसपी तो ऑफिशियल बुक है। कौन पब्लिश कर रहा है? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन कर रहा है। कहां पर हेडक्वार्टर है? गाजियाबाद में। तो किसके तहत वो कर रहा है? ताकि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स 1945 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में जो है उसके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सके। और कहां सर मेंशन्ड है फार्माकोपिया के बारे में? सर जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक का सेकंड शेड्यूल है, वहां पर भी मेंशन्ड है ऑफिशियल स्टैंडर्ड बुक। जो भी दवा इंडिया में इंपोर्ट होंगी, मैन्युफैक्चर होंगी, सेल होंगी। हम एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम कोई चीज एक्सपोर्ट करेंगे, कहीं भेजेंगे, तो वो उसका इंपोर्ट होगा, वो उसका आप पास का मैटर है। तो हियर वी आर नॉट डीलिंग विद द एक्सपोर्ट, वी आर डीलिंग विद द इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग। ये रहा चार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इफ पॉसिबल यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, या फिर आप इसको देख सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एडिशन 1955 में आया। देखो पूछा क्या जाता है कभी कभी, देखो होता है ना कि चाचा का फुआ, फुआ का बेटा, बुआ, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। जब सिलेक्शन करवाना होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आयोग हमेशा सवाल पूछता है। तो पहले इंपॉर्टेंट ये 1955, फिर 1966, 1985, 1996, 2007, 2010, 2014, 2018 एंड 2022। सो लेटेस्ट एडिशन इज 9th एडिशन। 2022 में जब डॉक्टर मनसुख मांडवी जी, बड़ा क्रिटिसिज्म भी उनका हुआ था उनके ट्वीट को लेके, लेकिन दैट टाइम ही वाज द चेयरमैन। तो चेयरमैन भी पूछ लेता है किस टाइम पे कौन सा एडिशन आया। तो रिसेंटली वी आर हैविंग द 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 2022, और ये कलर है और 4 वॉल्यूम में है। इतनी जानकारी आपको बेसिक होनी चाहिए। बाकी और भी अगर इंफॉर्मेशन आप याद कर पाए, जैसे वेटरनरी का एडेंडम कब आया था, सप्लीमेंट 1996 में आया हुआ था। ठीक है, चलिए ये सब
इंडियन फार्माकोपिया, ये हमारी टीम ने डायग्राम बनाया, देखिए कितना मेहनत किया है टीम ने, ताकि मैं स्लाइड अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊं सारी चीजें। तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का जब अब आईपीसी की जब बात हो ही रही है, तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी क्या करता है? आईपी को पब्लिश करता है सर, इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करता है। लेकिन सर आपको बता दूं कि इंडियन फार्माकोपिया शुरुआत से यही नहीं पब्लिश कर रहा था, इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश कर रहे थे इंडियन फार्माकोपिया कमेटी। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो 1948 से उसके बाद इंडियन फार्माकोपिया कमेटी कर रही थी। बाद में 2009 में बहुत अच्छे तरीके से ये स्टैब्लिश हुआ, 2005 से काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि फार्माकोपिया जो है जिम्मेदारी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन को दी गई। लेकिन क्या इनिशियली इंडियन फार्माकोपिया कमीशन वाज पब्लिशिंग? आंसर विल बी नो, इट वाज इंडियन फार्माकोपिया कमेटी। और याद रहे कि इस कमेटी में बहुत बड़ा रोल था डॉक्टर चोपड़ा जी का, बहुत रोल था। यस यस, तो चोपड़ा कमेटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए सर कितने, अब नंबर देखो, आरआरबी 2025 में जो मॉर्निंग वाला सेट था उसमें पूछ लेते कितने मोनोग्राफ थे आरआरबी में, 92। आरआरबी के एग्जाम में पूछ रहा है। और याद रहे कि आरआरबी का फार्मेसी एग्जाम में बी फार्मा का सिलेबस होता है। 92 मोनोग्राफ्स थे। तब हो सकता है अंदर पीएचडी भी पूछ ले, सर कितने थे? डोजेस फॉर्म केमिकल्स के 33 थे सर, ब्लड के 2 थे सर, हर्बल के 2 थे। अब ये सरसरी निगाह से जाना है, अब इसमें से बहुत सारी चीजें याद होंगी नहीं होंगी, तो हो सकता है टाइम मिले तो कई बार वीडियोस को देख लेना है, या हो सके तो नोट डाउन कर लेना है जब भी आपको टाइम मिले, जैसा अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के सर कितने मोनोग्राफ थे? मोनोग्राफ का मतलब जन्म कुंडली, ठीक है, उसका पर्टिकुलर ड्रग का। पैरासीटामोल है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, उसका टेस्टिंग कैसे करेंगे, उसकी फॉर्मुलेशन क्या है, जन्म कुंडली उसकी मोनोग्राफ थी। 12 नए चैप्टर जोड़े गए टोटल, देखो याद रहे 92 नए मोनोग्राफ ऐड किए गए, टोटल अभी नहीं बताया मैंने। आप बताने कितना, क्या 3192 टोटल हुए हैं या कुछ और है, आप बताइए, या 3152 हो गए, कितने हो गए टोटल मोनोग्राफ वो बताना आप, इसको जोड़ने के बाद। चलिए एक बार चेक कर लेना, आपका जिम्मेदारी है एक बार, 3192 है 3152 है टोटल, 92 2022 में जोड़े गए हैं, 12 नए चैप्टर जोड़े गए हैं, टोटल कितने मोनोग्राफ हो गए ये आपकी जिम्मेदारी, एक बार क्रॉस चेक आप कर लेना, कितने 3152 हो गए, कितने 3192 हो गए, या कुछ और है डेटा, एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है। चलो डोजेस फॉर्म, अब डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। जाहिर सी बात है टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, इमल्सन, सपोजिटरी, ये सब हम पढ़ने वाले, बैक टू बैक हम सब पढ़ने वाले कोर फार्मास्यूटिक। तो डोजेस फॉर्म एक ऐसा फिजिकल फॉर्म, जैसे ये है, इसमें निमोसलाइड पैरासीटामोल, लेकिन टैबलेट के फॉर्म में है, ताकि हम इसको इजिली खा सकें। यूनिट डोजेस फॉर्म में, डोज एक्यूरेसी के लिए हम आराम से यूनिट खा सकें, डिस्पेंसिंग आराम से। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म आपको दिखाई देता है। तो जब भी डोजेस फॉर्म होगा तो एपीआई होगा और एक्सिपिएंट होगा, इसके बीच ये सब सारी चीजें। डोजेस फॉर्म में दो होते हैं, एक कन्वेंशनल होता है, एक होता है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं जरा, 2-2 मिनट देके जो हम लोग फटाफट कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। और बताते रहिएगा, कहीं कुछ गड़बड़ हो तो मुझे टोक देना, आप रोक देना, और कहीं अच्छा लगे तो आप आराम से लाइक भी कर सकते हो, अप्रिशिएट भी कर सकते हो। हम लोग एक प्रोफाइल खींचते हैं जिसको बोलते हैं प्लाज्मा कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। चलो, और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको पसंद आ रहे हैं कोर्सेज, तो डेफिनेटली अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए, जो वास्तव में भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आप हेल्प करिए उनकी। आप उनको बताइए कि एक ऐसा मेंटर, एक ऐसा टीचर, एक बेहतरीन टीचर आपको मिलेगा, एक तगड़े एक्सपीरियंस के साथ आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिसको हमने एग्जांपल्स, कितने सारे एग्जांपल सेट किए हैं। कहीं कोई कोर्स नहीं मिलेगा, इधर पे मिलेगा। इट डजंट मीन कि हम खाली कोर्स ही बेचने आते, नहीं, हम लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, जो चीज कोई नहीं कर पाता हम लोग करते हैं। आपको किसी सवाल का कहीं जवाब नहीं मिलेगा, इधर मिलेगा, क्योंकि उतनी है क्षमता हम लोग के अंदर, उतनी कैपेसिटी है। जब हम नॉर्मल, ये हमने रिजल्ट से प्रूव किया हुआ है। अब नॉर्मल जब कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म की बात करते हैं, इस तरीके का उनका प्रोफाइल आता है, इस तरीके का। इसी को बोलते हैं पल्सेटाइल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, या फिर रैपिड रिलीज सिस्टम, या इमीडिएट रिलीज, या कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। क्यों? क्योंकि नॉर्मल अपने पत्ते से पैरासीटामोल खाई, अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ऐसी फॉर्मुलेशन जिसमें रेट ऑफ रिलीज को यू कैन नॉट अल्टर, इट कम्स अंडर कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सिंपल सी बात है। सोमवीर जी करे 3152, ठीक है, तो 3152 है, सब लोग करेक्ट कर लीजिए एक बार। 3152 सोमवीर हैज कंफर्म। मुझे नंबर नहीं याद थे, थोड़ा सा है प्रॉब्लम मेरे साथ, फैक्ट्स मुझे नहीं याद रहते, बार बार मुझे याद करना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मेरे हर जगह क्रिस्टल क्लियर है, फैक्ट्स में कभी कभी याद नहीं रहते मुझे, आप समझ सकते हैं। चलिए
ये कन्वेंशनल हो गया, क्योंकि एक बार आपने दवाई खा ली, अब इसके रेट ऑफ, तो ऐसे डोजेस फॉर्म जिनका रेट ऑफ रिलीज आप चेंज नहीं कर सकते, कन्वेंशनल। तुरंत खाया, तुरंत दवाई गई, सी मैक्स यानी मैक्सिमम लेवल अचीव किया और दवा जो है फटाक से बॉडी से निकल भी गई, इमीडिएट रिलीज, कन्वेंशनल रिलीज, ट्रेडिशनल। लेकिन सर इसके रेट ऑफ रिलीज को आपने क्या किया, गई तो सी मैक्स, लेकिन इसका एलिमिनेशन आपने बढ़ा दिया और रिलीज को स्लो कर दिया आपने, स्लो सस्टेन तरीके से कर दिया। एलिमिनेशन, ये एब्जॉर्प्शन फेज होती है दवा की, ये एलिमिनेशन फेज है, इसको आपने बढ़ा दिया। अब क्या कर रहे हो आप, राहुल द्रविड़ वाली बैटिंग है, वीरेंद्र सहवाग वाले नहीं है कि अपर कट लगा के टक से शॉट ले लिया आपने, नहीं। अब राहुल द्रविड़ वाले खेल रहे हैं, लंबे समय तक मैदान पर टिके हुए हैं, कुटकिट किटकिट करके रन बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, तो लंबे समय तक दवाई रिलीज करा रहे हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे सस्टेन रिलीज। तो जब दवा स्लो रिलीज हो, सस्टेन तरीके से हो और एलिमिनेशन हाफ लाइफ को बढ़ा के, उसको बोलते हैं सस्टेन रिलीज, ऐसा प्रोफाइल दिखता है उसका। एक रिलीज होती है सर कंट्रोल्ड रिलीज, कंट्रोल्ड, कंट्रोल में क्या, दवा सीमैक्स हुई लेकिन कांस्टेंट रेट ऑफ रिलीज से होती रहेगी, यानी जब दवा कांस्टेंट रेट ऑफ रिलीज से हो, प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ रिलीज से हो, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन। जैसे पैरासीटामोल सीआर, पैरासीटामोल की सीआर भी आती है, डाइक्लोफिनेक एसआर, मेटफॉर्मिन एसआर, आपने नाम सुना होगा। तो ये क्या कर रहा है, ये रेट ऑफ रिलीज को एक्सटेंड कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम होगा मॉडिफाइड ड्रग रिलीज सिस्टम। नए हैं अपने आप में तो नोवेल ड्रग रिलीज सिस्टम, ठीक है। हालांकि नोवेल ड्रग रिलीज सिस्टम, मॉडिफाइड रिलीज सिस्टम एक बात नहीं है, मैंने इस बात पे कई एनडीडीएस के बुक में ऑब्जेक्शन भी उठाया है। कई लोग को ईगो लग गया, अरे यार इतने कम उम्र का लौंडा कैसे मतलब ऑब्जेक्शन उठा सकता है। कई प्रोफेसर साहब को फिर मैंने वो जो बात लिखी तो उस पर चैलेंज भी किया मैंने, उनको बुरा लग गया। भाई मॉडिफाइड रिलीज को आप डायरेक्टली नोवेल ड्रग रिलीज सिस्टम नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें स्पेशल और टेम्पोरल दोनों होता है, एक टारगेटेड सिस्टम भी होता है और ये, तो आप उसको केवल नॉवल या फिर मॉडिफाइड बोल देना, दोनों एक बात कैसे हो सकती है, दोनों डिफरेंट है, क्योंकि उसमें अलग अलग अप्रोच है, ठीक है। चलिए, सीआर और एसआर, कंट्रोल्ड रिलीज और सस्टेन्ड रिलीज, यानी कि रिलीज को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो क्या हम इनको कह सकते हैं सर एक्सटेंडेड रिलीज? यस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्सटेंडेड रिलीज, ठीक है। जो बंदा, अब देखिए फर्क क्या है, जो बंदा बार बार दवाई खा रहा था, प्लाज्मा फ्लक्चुएट हो रहा था, इसका मतलब बीमारी नहीं ठीक हो रही थी, बार बार दवाई खा रहा था, कॉस्ट ऑफ थेरेपी बढ़ जा रही थी, पेशेंट इरिटेट हो रहा था, भैया जिंदगी नरक हो गई एकदम, जिसको कहते हैं जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, रवि किशन डायलॉग है ना, बार बार दवाई खानी पड़ रही है, परेशान हो गए, इरिटेट हो गए, भैया हमको उठा लो बस, यानी कि पेशेंट इनकम्पैटिबिलिटी आपको वहां पर दिखाई दे रही है, या फिर पेशेंट कंप्लायंस नहीं दिखाई दे रहा है, कतरा रहा है, वो डोज मिस कर रहा है, तो कहां से होगा, साइड इफेक्ट बढ़ रहे हैं। तो लेकिन अगर हम सस्टेन रिलीज या कंट्रोल रिलीज लाए तो ये सब हमारी समस्याओं का निजात। तो इससे क्या समझ में आया कि प्रकृति में अगर कोई चीज नहीं आती है तो पुराने सिस्टम में कुछ चैलेंजेस, खामियां होती है, उनको ठीक करने के लिए और समय के हिसाब से हमारी जरूरत होती है, उसके लिए नया सिस्टम आता है। बदलाव कष्टकारी होता है लेकिन जरूरी होता है बदलाव। यस, तो ये एक्सटेंडेड रिलीज का एग्जांपल, ये भी आपको कॉन्सेप्ट सीख लिया आपने, ठीक है। तो ये सब, तो जहां पर रेट ऑफ रिलीज अल्टर हो जाए वहां पर मॉडिफाइड या नॉवेल बोल सकते हैं, और जहां पर रेट ऑफ रिलीज अगर नहीं हो रहा है तो उसको रैपिड रिलीज या इमीडिएट रिलीज या पल्सेटाइल रिलीज सिस्टम बोल सकते हैं, जैसे टैबलेट कैप्सूल। और इसमें एडवांस में आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, नैनो पार्टिकल, सस्टेन रिलीज, एसआर, ये सब सब चीजें समझ सकते हैं। जब भी कोई दुनिया में डोजेस फॉर्म होगा, खास करके टैबलेट की अगर हम बात करें, सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म की, तो एपीआई होगा और एक्सिपिएंट, एक्सिपिएंट में डाइल्यूएंट, डिसइंटीग्रेंट, लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट्स, बाइंडर। अब यहां समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से पुट अप कर देता है कि सर डाइल्यूएंट, डाइल्यूएंट को हम लोग फिलर्स भी बोलते हैं। क्यों सर फिलर्स बोल रहे हैं? क्योंकि आप सोच के देखिए, मान लीजिए अगर ये डिजॉक्सिन की टैबलेट होती, कितना 10 mg, 15 mg, 20 mg, बहुत कम डोजेज होते हैं कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के, अब वो तो दिखेंगे नहीं हमें, तो उसको बल्क बढ़ाना है, तो फिलर्स की तरह काम करते हैं, डायल्यूएंट का, तो डायल्यूएंट को फिलर्स भी बोलते हैं। ये टैबलेट का साइज बढ़ा देते हैं ताकि हम इजिली इंटेक कर ले, खा ले, हमें दिख तो जाए। इसका मतलब एक्सिपिएंट का कोई एक पर्पज नहीं होता, दे आर एडेड फॉर द डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज एट डिफरेंट स्टेजेस। डिसइंटीग्रेंट टैबलेट्स को तोड़ने के लिए, बाइंडर्स टैबलेट को इतना रखने के लिए भैया कि ओरली पहुंच जाए बॉडी में और आराम से टूट भी जाए। लुब्रिकेंट क्या होता है, जब भी हम कभी मशीन से हॉपर में डालते हैं तो यहां पर दवाई स्टिक हो जाती है, ड्रग मिक्सचर जो एक्सिपेंट, तो अगर यहां हो जाएगा तो यहां जाहिर सी बात है टैबलेट छोटी बड़ी बनने लगेंगी, वेट वेरिएशन आ जाएगा, दवा कम ज्यादा हो जाएगी, तो लुब्रिकेंट्स यहां पर ऐड किए जा रहे हैं। ग्लाइडेंट क्या होते हैं, पार्टिकल्स पार्टिकल के बीच घुस जाते हैं और फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। तो ग्लाइडेंट हो चाहे लुब्रिकेंट हो, दोनों फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं, लेकिन कभी पूछ दे
कि विच एक्ट बाय रिड्यूसिंग द इंटर पार्टिकल, इंटर का मतलब दो चीजों के बीच में, इंटर का मतलब विद इन द थिंग्स, इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन का मतलब कि दो पार्टिकल्स के बीच में, तो इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन को कम करके कौन काम करता है? आंसर विल बी ग्लाइडेंट। एग्जांपल क्या होता है? कोलॉइडल सिलिका या टैल्क। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। सर मेलार्ड रिएक्शन क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है मेलार्ड रिएक्शन, बार बार जीपैट में पूछा गया, कई बार सवाल पूछा गया है। जब आपकी एमीन कैटेगरी की ड्रग्स होती है या फिर रिड्यूसिंग सुगर्स के साथ, अब अमीनो एसिड बेस्ड ड्रग्स हो या फिर अमीन कैटेगरी की ड्रग्स हो, रिड्यूसिंग सुगर्स चाहे वो लैक्टोज हो, चाहे आप देखेंगे मैग्नीशियम स्टेरेट वगैरह के साथ कलर करके ये डिसकलरेशन रिएक्शन करता है। ठीक है, ये सब सारी चीजें समझ गए। वहां पर क्या ये बनाता है? मिलेनियोडिन्स, मिलेनियोडिन्स बनाता है, खास करके जब अमीनो एसिड ड्रग और रिड्यूसिंग सुगर्स के साथ रिएक्शन होता है। कभी आपसे पूछ दे कि सर अमीन कैटेगरी के ड्रग्स रिड्यूसिंग सुगर्स के साथ काम कर रही है सर ये, या फिर मैग्नीशियम स्टेरेट के साथ। अब मैग्नीशियम स्टेरेट क्या है? आपका लुब्रिकेंट है या फिर एक्सिपिएंट है? कभी पूछ दे एक्सिपिएंट के साथ रिएक्शन करके, तो भी इसका आंसर होगा। तो मेलार्ड रिएक्शन में हमेशा इन्वॉल्वमेंट होती है अमीनो कैटेगरी ड्रग्स की या फिर अमीन कैटेगरी की ड्रग्स रिड्यूसिंग सुगर्स होती हैं। वहां पर जो है बहुत सारे डायलुएंट्स भी हो सकते हैं, जैसे स्प्रेडाइड लैक्टोज हो सकता है, मैग्नीशियम स्टेरेट भी हो सकता है, जिसकी वजह से टैबलेट का डिस्कलरेशन होता है। इसे मेलार्ड रिएक्शन बोलते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस, इसको याद रखिए, कई बार पूछा जा सकता है सवाल। सर टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है? टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग कई तरीके से हो सकती है सर। डायरेक्ट कंप्रेशन हो सकती है सर, ग्रेनुलेशन हो सकती है, ग्रेनुलेशन में वेट ग्रेनुलेशन, सर ड्राई ग्रेनुलेशन। मैंने अपने कॉलेज में जहां पढ़ाता था मैंने मेल्ट ग्रेनुलेशन से टैबलेट बनाई। कई लोग सरप्राइज हो गए, सर मेल्ट ग्रेनुलेशन से क्या बनता है? भाई रिसर्च अच्छे क्वालिटी का पढ़ोगे तब जाकर आपको पता लगेगा कि मेल्ट ग्रेनुलेशन से भी टैबलेट बनती है, जहां पर वैक्सीन हम लोग यूज करते हैं। एक मिनट रुकिए जरा। एक सेकंड रुकिए जरा। चलिए, तो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। देखो यहां पर प्री फॉर्मुलेशन का बहुत बड़ा रोल है। देखो करते हैं हम लोग, मैक्सिमम करते हैं, चाहे 1 बज जाए चाहे 1:30 बज जाए। अगर आप टिके रहेंगे तो मैं इसको पढ़ाता रहूंगा। अगर आपको लगेगा कि नहीं ज्यादा हो गया तो किसी और दिन भी कवर कर ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम हम आज सीख के जाएंगे। ठीक है, चलिए। कंटेंट मेरा तैयार, मुझे बस पढ़ाना है खाली। मैं पढ़ाऊंगा तो इत्मीनान से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेथड कैसे डिसाइड होता है? अब खाना पूर्ति कर दूंगा तो फिर काम बनेगा नहीं, ये थोड़ा समझ लेते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट कंप्रेशन, एक होता है ग्रेनुलेशन। नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग कि डायरेक्ट कंप्रेशन, यानी कि चाहे वो डायल्यूएंट एसिडिक लुब्रिकेंट हो, ग्लाइडेंट हो, वो सब, या फिर जो ड्रग हो, अगर ये डायरेक्टली कंप्रेसिबल है तब इनको मिक्स करेंगे और उसके बाद जो है बना देंगे इसको कंप्रेस करके डायरेक्ट कंप्रेसिबल। लेकिन शर्त क्या है? कंप्रेशन होना चाहिए। तो कंप्रेशन चेक करोगे कि पाउडर कंप्रेसिबल है कि नहीं है। कार्स इंडेक्स, हॉस्नर रेशियो, सब यही निकालते हो आप। तो ये क्या करो? प्री फॉर्मुलेशन कर रहे हो। तो वही प्री फॉर्मुलेशन आपका टैबलेट बनाने का मेथड भी डिसाइड कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्री फॉर्मुलेशन। यस। फिर उसके बाद सर ग्रेन्यूल्स क्यों बनाते हैं? अगर कोई पाउडर, जैसे मान लो टैल्क है, वो तो बॉडी वाला पाउडर है, उसकी तो टैबलेट बनेगी नहीं, तो फिसल जाएगा। तो अगर सीधे मुंह से घी नहीं निकल रहा है तो टेढ़ा करना पड़ेगा, ग्रेन्यूल्स बनाना पड़ेगा। तो ग्रेन्यूल बनाने का मकसद होता है कि कंप्रेसिबिलिटी भी आ जाए। दूसरी बात, जब डायरेक्ट कंप्रेशन करते हैं बहुत सारा पाउडर उड़ता है धूल की तरह, तो पाउडर का वेस्ट भी कम हो, डस्टेबिलिटी कम करने के लिए और कंप्रेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए। और जब कोई चीज ग्रेन्यूल फॉर्म में बन जाती है ना, जैसे देखो मान लो एग्जाम्पल, से फॉर एग्जाम्पल ये टैबलेट हमें बनाना है। अब इसमें डाइक्लोफिनेक का पाउडर साइज अलग होगा, मैग्नीशियम स्टेरेट का उसका दाना अलग साइज का होगा, तो वेट वेरिएशन होने के चांसेस हो सकते हैं। हालांकि एक सेम नंबर से पास करते हैं 85 के आसपास, लेकिन फिर भी वेट वेरिएशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर हमने ग्रेन्यूल बना दिया उसका, यानी कि पहले हमने सारे कंपोनेंट को मिक्स किया, लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट को छोड़ के हम लोग मिक्स करके फिर उसको हमने डब बनाया, फिर उसको घिस दिया हमने सीप से, तो एक जैसे पार्टिकल जब बन जाएंगे तो यूनिफॉर्मिटी भी आ जाएगी। तो डस्टेबिलिटी भी कम हो गई, यूनिफॉर्मिटी भी आ गई, चीजें कंप्रेसिबिलिटी भी हो गई। कितने फायदे हैं ग्रेन्यूल्स बनाने के। ठीक है, चलिए। यस, तो ग्रेन्यूल्स भी बन गए। अब उसमें हम लोग ड्राई ग्रेनुलेशन का मतलब वहां कोई हम लोग ग्रेनुलेटिंग एजेंट नहीं यूज करें। ग्रेनुलेटिंग एजेंट आप एक्वस भी यूज कर सकते हो, ऑर्गेनिक भी यूज कर सकते हो। जाहिर सी बात है दवा है तो ऑर्गेनिक वाले को आप अवॉइड करोगे, जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हम लोग यूज कर लेते हैं, जैसे वाटर यूज कर लेते हैं। अब जैसे एचपीएमसी है, जब हम लोग सस्टेन रिलीज टैबलेट बनाते हैं पॉलीमर, तो वहां पर आप वाटर ग्रेनुलेटिंग एजेंट नहीं, क्योंकि वो स्वेल कर देगा, कॉमन सेंस है। तो आईपीए के साथ हम लोग करते हैं। ठीक है, ड्राई ग्रेनुलेशन का मतलब
वहां पर कोई ग्रेनुलेटिंग एजेंट नहीं यूज करा, फिर मशीन है उसको बोलते हैं स्लगर या कॉम्पैक्टर, उससे कॉम्पैक्ट करके हम डब बनाते हैं, फिर उसको घिस देते हैं। वेट ग्रेनुलेशन में क्या है, वेट कर रहे हो, वेट किससे कर रहे हो, ग्रेनुलेटिंग एजेंट से, वाटर भी हो सकता है, या ग्रेनुलेटिंग एजेंट आईपीए भी हो सकता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी हो सकता है, ये सब सारी चीजें। फिर उसको आपने मिक्स किया और सीप किया, उसके बाद जो है ग्लाइडेंट और उसको लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट को बाद में ऐड करके जो आपने कंप्रेस कर दिया। मेल्ट ग्रेनुलेशन में वैक्सेस वगैरह यूज करते हो, मेल्ट करके उसके साथ ग्रेनुलेटिंग एजेंट के तौर पर यूज कर लेते हो। ये है पूरा मेथड। तो प्री फॉर्मुलेशन भी आपने समझ लिया और मेथड समझ लिया आपने। अब थोड़ा सा और तेजी से चलते हैं, क्योंकि अब हमारी और मेरी आपकी बात जो थोड़ी सी समझ आ रही है और मैं भी थोड़ा सा रिदम में आ गया हूं, तो थोड़ा सा तेज चलते हैं। हॉपर क्या होता है सर, टैबलेट में यहां पर ये, अब तेजी से पढ़ते हैं। तो जहां से हम लोग होल्ड करते हैं, फीड करते हैं मटेरियल को, हॉपर, ठीक है सर। पंचेज, जो भी ग्रेन्यूल्स है उसको पंच करने के लिए, वही पंचेज, वही तो टूलिंग वगैरह है। पूरे टूल में पंचेज सेट, डाई सेट, ये सब आते हैं पूरा टूल में, पूरा एक सेट होता है। टैबलेट ऐसी बनेगी कि टैबलेट गोल बनेगी, कैसी बनेगी, वो सब टूलिंग के होता है। डाई क्या होता है सर, साइज और शेप टैबलेट का डिसाइड करता है कौन, डाई, जिसके अंदर मटेरियल भरा जाता है। कैम ट्रैक, आपने देखा होगा जब मशीन मूव करती है ना, तो उसकी जो जो पंचेज है उसको मूव कर रहा है, तो पंचेज को जो गाइड कर रहा है वो कैम ट्रैक होता है। ऐसे टेढ़ा सा ना, ऐसे ऐसे धारी से निशानी होती है, उसे पंचेज आते हैं, ऐसे मूव करते हैं, तो जो धारी वाली निशानी उसको कैम ट्रैक बोलते हैं। तो कैम ट्रैक कंप्रेशन मशीन में पंचेज को मूव करने के लिए, गाइड करने के लिए होता है, जबकि डाई और पंच को पकड़ने के लिए जो जगह होती है, जिसपे देखा होगा आपने ऐसे बेल्ट गोल सी बनी होती है, उसी में पंचेज फंसा दिए जाते हैं, डाई फंसा दिए जाते हैं, ऐसे लटका दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं टरेट। तो टरेट क्या करता है, पंचेज और डाई को होल्ड करता है, कैम ट्रैक रास्ता दिखाता है, डाई साइज और शेप टैबलेट का डिसाइड करता है, पंचेज जो है उसको कंप्रेस करने का काम करता है, हॉपर से फीड करते हैं। बेसिक बात पता होना चाहिए, ये सब सबको पता रहेगा, लेकिन कैम ट्रैक और ट्रैक टरेट में बहुत डिफरेंस है, पता देख लीजिएगा। ट्रैक का मतलब रास्ता दिखाना, किसको, पंचेज को। टरेट का मतलब होल्ड करना, ठीक है। नेक्स्ट सर, टैबलेट का इवैल्यूएशन देखो, मैं भाई अब बता रहा था ना आपको, टैबलेट कितनी तेजी से मैंने पढ़ा दिया आपको, अभी देखो 5 मिनट में टैबलेट पढ़ा के खत्म। तो ये एक्सपीरियंस और ये मटेरियल है, और आपको कोई कंप्रोमाइज भी नहीं है, इससे बेहतर शायद अकेले भी नहीं पढ़ाते ऐसे। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, साइज एंड शेप, हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, वेट वेरिएशन, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, ये सब पैरामीटर है सर इवैल्यूएशन। देखिए, एक होता है क्वालिटी एश्योरेंस, एक होता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस कोई एक चीज नहीं है, यानी कि जैसे मान लीजिए ये टैबलेट है, मान लीजिए फोन की हम बात कर लें, आप कहेंगे कुछ लोग सर आप आईफोन दिखा रहे, नहीं ऐसे ही कह रहा हूं मैं। जैसे मान लो ये फोन है, तो इस फोन में आप देखो कि कैमरा अलग है और बैटरी अलग पड़ी हुई है, या फिर कोई और भी कंपोनेंट आप ले लो, या फिर लैपटॉप ले लो आप, या फिर दवाई ले लो, ठीक है। तो उसमें अलग अलग पोर्शन है, लेकिन सब लोग मिलकर इंश्योर कर रहे हैं, सब लोग मिलकर इंश्योर कर रहे हैं कि वो फाइनल प्रोडक्ट सेफ क्वालिटी का हो, जीरो डिफेक्टेड हो, अच्छी क्वालिटी का हो, ठीक है। तो क्वालिटी कई लोग डिसाइड कर रहे हैं। तो जहां पर कोई अब ये प्रोडक्ट बना होगा तो इसके रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी के यूज किए गए होंगे, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया गया होगा, प्रॉपर जो बंदे होंगे ट्रेंड प्रोफेशनल ने बनाया होगा, ठीक है। जीएमपी को फॉलो किया गया होगा, जीएलपी को फॉलो किया गया होगा, प्रॉपर इसको अप्रूव किया गया होगा, तब जाके दवाई है। तो क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब हर वो चीज जो इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को अश्योर कर रही है, दैट विल कम अंडर द क्वालिटी एश्योरेंस। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल में क्या हो रहा है कि एक बार प्रोडक्ट बन गया तो इसको चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उस पैरामीटर को लेके उस स्टैंडर्ड से हमारा क्या डेटा है, जैसे हमने ये टैबलेट बनाई तो इसका हम हार्डनेस निकालेंगे, जो स्टैंडर्ड कंपेयर करेंगे, वेट वेरिएशन है स्टैंडर्ड से तुलना करेंगे, तो अगर सेम रेंज में आई तो उसको बोलेंगे पास है। लेकिन अगर फेल हुई तो एक टर्म उसको फेल नहीं यूज किया जाता, उसको बोलते हैं आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। कभी ओओएस लिख के आ जाए, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन मतलब वो चीज फेल है, स्टैंडर्ड के बाहर है वो, ओओएस। तो ओएस कोई नई चीज नहीं है। तो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं, सर फ्राइबिलिटी टेस्ट क्या है। फ्राइबिलिटी टेस्ट, अभी दवाई मान लो ये नवी मुंबई में बनी, अभी ट्रेवल होकर नोएडा आ रही है, गाजियाबाद आ रही है, गोरखपुर आ रही है, आजमगढ़ आ रही है, मेरे होम टाउन में आ रही है, कैसे आ रही है, तो बहुत सारे मैकेनिकल शॉक लगेंगे उसको ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, शिपिंग के दौरान, तो लॉस कितना और उसको पता लगाने के लिए हम लोग करते हैं फ्राइबिलिटी टेस्ट। और फ्राइबिलिटी टेस्ट हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं रोचे फ्राइबिलेटर से, ठीक है। रोचे फ्राइबिलेटर, अगर मैंने डायग्राम हो तो दिखा दूंगा मैं, मैंने लगा रखा हो, शायद नहीं लगा रखा हो, निकल गया। आपने देखा होगा इस तरीके का इक्विपमेंट होता है, ऐसे टैबलेट हम लोग रखते हैं, इसको घुमाते रहते, घूमी 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 करता रहता है, ठीक है। रोचे फ्राइबिलेटर स्टैंडर्ड क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 रिवोल्यूशन यानी 25 आरपीएम फॉर 4 मिनट, ठीक है सर। ये सब सर लिमिट कितनी होती है, 0.51%, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सर कन्वेंशनल के लिए, जब कन्वेंशनल नॉर्मल टैबलेट है तो ज्यादा टूटेगी, अगर फिल्म कोटिंग होगी या कोई भी कोटिंग होगी तो कोट होगी तो टूटने के चांसेस कम होंगे, यानी उसमें ना के बराबर होगी या फिर 0.5 या 1% से कम होगी, कॉमन सेंस कहता है। तो कभी ऑप्शन में आया तो लगा देना। कन्वेंशनल कंप्रेस में 0.5 से 1% तक एक्सेप्टेबल लिमिट होती है, इसके बाहर ओएस है। सर वेट वेरिएशन टेस्ट, कोई टैबलेट छोटी बन गई, आप देखना जब कभी टैबलेट को पत्ते से वेट करना ना, मान लो 5 mg की है तो 5 mg पैरासीटामोल उसमें नहीं होगा, 750 की होगी, 700 की होगी, दो लोग उठा लो आप और किसी को उठा लो क्रोसिन को, और कोई 700 नहीं होगी, 710, 720, 725 तरीके से होंगे। तो वेट वेरिएशन टेस्ट, तो आईपी क्या कहता है सर, अब कैसे करते हैं वो तो यहां नहीं बता सकते क्योंकि रिवीजन क्लास है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। एक लिमिट होती है ±10%, एक लिमिट होती है 7.5%, एक लिमिट होती है 5%। जाहिर सी बात है कोई चीज जब बड़ी होगी, उसका लार्जर एक्सटेंट होगा, तो वहां पर हम लोग ज्यादा गलती करने का हमारे पास लेवरेज होता है, हम 10% तक। तो वेट अगर ज्यादा है तो वहां 10%, लेकिन सॉरी वेट अगर कम है तो वहां पर आपको लेवरेज अलग दिखाई देगा, लेकिन जहां पर वेट ज्यादा है वहां पर चांसेस गलती तो कम होना चाहिए ना। कोई चीज अगर थोड़ी है तो वहां गलती होने का चांस ज्यादा होगा, कोई चीज अगर ज्यादा है तो वहां गलती होने का चांस कम हो जाएगा। बस इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा समझ लीजिए। यस, तो यहां पर आप देखेंगे अगर 85 mg की टैबलेट है, कम है तो गलती होने के चांसेस ज्यादा, इसलिए एक्सेप्टेबल लिमिट ज्यादा है। तो आईपी में 85 और 250 का मामला है, यूएसपी में 130 और 324 का मामला है, यानी 85 से कम है, उधर 130 से कम है, याद रहे यूएसपी है वो, तो 10%, इधर 85 से 250, उधर 130 से 224, तो 7.5%, 250 से ज्यादा, 324 से ज्यादा 5%। समझ गए, ये लिमिट है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में आपने देखा होगा, डिसइंटीग्रेशन apparatus, जाहिर सी बात है ये सब इन विट्रो टेस्ट होते हैं, जो बॉडी में चीजें होती हैं, बॉडी जैसा इन्वायरमेंट बाहर क्रिएट करके चेक करना, इन विट्रो टेस्ट। ठीक है, तो छोटे छोटा, अब इन विट्रो टेस्ट में आपने देखा होगा कि अगर डिसइंटीग्रेशन apparatus लगा हुआ है, ऐसे ट्यूब लगी हुई है, यहां पर फिर जाली लगी रहती है 10 में साइज की। अब शर्त क्या होती है इसमें कि ये जाली के ऊपर एक भी पार्टिकल नहीं नीचे, सब घुल के नीचे आ जाना चाहिए, तब जाके कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन उसका होगा। इंडस्ट्री में तो जो मैंने सीखा, जो मैंने जाना, जो मैंने बताया गया, मुझे यही दिखा। ठीक है, एक बेसिक चीज है। तो 6 ग्लास ट्यूब जनरली आपको दिखाई देगा, 3 इंच लॉन्ग का दिखाएगा, 10 में साइज, ये पूछा जाता है 10 में साइज। कितना टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है सर, 37 +-2, डिसोल्यूशन में 37 ±0.5 डिग्री सेल्सियस, यानी 37 से -2 यानी 35 टू 39 के बीच, यानी प्लस माइनस का मतलब रेंज 35 टू 39 के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, ये सब चलो, फ्रीक्वेंसी 28 से 32 साइकिल्स पर मिनट के आसपास होना चाहिए, ये सब सारी चीजें। ठीक है, चलिए डिसइंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड में पता लग गया। डिसोल्यूशन सर, डिसोल्यूशन टेस्टिंग, डिसोल्यूशन क्या है, कोई चीज कितने समय में घुल रही है पर्टिकुलर मीडियम में, यानी कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, तो यहां रेट की बात कर रहे हैं हम लोग। कितने किया जाता है सर, 37 ±5 डिग्री सेल्सियस पे, जनरली 900 ml मीडियम हम लोग लेते हैं। अब याद रहे, कई लोग क्या करते हैं सर, एसिडिक मीडियम ले लेते हैं। अब जो मैं सीडीआरआई मैंने ट्रेन किया तो वहां मैंने देखा मेरे सीनियर कर रहे थे, और भी लोग थे जो लोग पीएचडी कर रहे थे, वहां पर मैंने जब नाइपर के बाद मैं गया वहां पर ट्रेनिंग के लिए, तब मैंने वहां सीखा। सीडीआरआई से मैंने बहुत कुछ सीखा रिसर्च के बारे में, एक्चुअली रिसर्च का क्रेज सीडीआरआई में आया। लोग क्या करते हैं, जनरली बेसिक मीडियम फॉस्फेट बफर बना लिए, ठीक है बना लो, कोई गलत नहीं है, एसिडिक मीडियम के लिए हमने एसिडिक मीडियम बोल के जो है बना लिया, लेकिन वास्तव में जो मीडियम होता है एसिडिक और बेसिक, वो होता है सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड, सिमुलेटेड इंटेस्टिनल फ्लूइड, एसआईएफ, एसजीएफ, ये होता है वास्तव में फ्लूइड, इसमें आपको टेस्ट करना चाहिए। मोस्ट प्रेफर्ड यही होते हैं, इंडस्ट्री में ज्यादातर ये यूज होते हैं। तो यूएसपी के हिसाब से 7 अपरेटस हैं, आप देख लीजिएगा, टाइप 1 को बास्केट बोलते हैं, 2 को पैडल बोलते हैं, 3 को रिसिप्रोकेटिंग सिलेंडर बोलते हैं, फ्लो थ्रो अपरेटस बोलते हैं, पैडल और डिस्क, रोटेटिंग सिलेंडर, रिसिप्रोकेटिंग होल्डर को 7 बोलते हैं। आप देख लेना कौन किसके लिए यूज होता है। ये आईपी के हिसाब से सर कितने होते हैं, आईपी के हिसाब से जो मैंने देखा रिसर्च, जो मेरे को समझ में आया, वो 4 होते हैं। ठीक है, अपरेटस 1, अपरेटस 2, अपरेटस 3, अपरेटस 4। आपको अगर कहीं कोई इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे लगे तो टोक देना मुझे। मेरे हिसाब से मैंने जो रिसर्च किया मुझे 4 ही पता लगे, पहले मुझे लग रहा था 2 होंगे, लेकिन ये 4 है। तो बास्केट टाइप, पैडल टाइप, फिर उसके बाद फ्लो थ्रो सेल और रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, इस तरीके से जो आपको दिखाई देंगे ये आईपी वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है सर टैबलेट कोटिंग, शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, एंट्री कोटिंग। सर शुगर कोटिंग, अब कोई चीज में चीनी क्यों लगाओगे, मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें क्यों करोगे, जब किसी को काटना होगा तभी तो मीठी मीठी बातें निकलेंगी। तो कोई चीज कड़वी है, अगर अनप्लीजेंट टेस्ट है, शुगर कोटिंग, लेकिन जब उसको ऊपर आप ये मीठी गोली के ऊपर आप मिठाई लगा रहे हो तो इसका वेट भी बढ़ेगा, तो मोर देन 50% भी वेट बढ़ सकता है।
दूसरी बात, मीठी चीज है, डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं दे सकते। तब उस केस में क्या करते हैं, तब उस केस में अगर हम सिरप यूज करें तो आर्टिफिशियल स्वीटनर वाला सिरप देते हैं, जहां पर सैकरिन या एस्पार्टम यूज होता है। लेकिन वो भी तो ससुरा कैंसर ऐसा है, फिर वो भी दिक्कत वाली बात है। फिल्म कोटिंग हम क्यों कर रहे हैं, जहां पर हमें एलिगेंसी देना है, जहां पर हमें रिलीज प्रोफाइल को चेंज करना है, तो बहुत सारे हम लोग वहां प्लास्टिसाइजर यूज करेंगे, एचपीएमसी का कोट, या बहुत सारे पॉलीमर्स, हम लोग फिल्म कोटिंग पॉलीमर्स। सर एंट्री कोटिंग क्यों करें, क्योंकि टैबलेट तो जाएगी पेट से होते हुए आंत में जाएगी, अगर हमें आंत में एब्जॉर्प्शन चाहिए, इंटेस्टाइन में चाहिए, तो वाया पेट ही जाएगी, तो पेट से बचाना है। तो या तो उसको छोटे छोटे दाने क्या करते हैं, उन पे हम कोटिंग कर देते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन। फिर कैप्सूल में बंद कर देते हैं, ओमेप्राजोल रेमेप्राजोल आपने देखा होगा, खर 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 करता रहता हो, उसको बंद कर दिया हमने, ठीक है, एसिडिक इन्वायरमेंट से बचाने के लिए यहां कोटिंग कर दिया। एंट्री कोटिंग की जाती है आपकी जीआईटी के इन्वायरमेंट से बचाने के लिए। अगर पेट में दवा डिग्रेड हो गई तब, तो जो आपका मकसद है वो नहीं पूरा होगा, ठीक है, तो मकसद नहीं पूरा होगा आपका। दूसरी बात क्या होगा, जब एनएसआइड्स वगैरह ज्यादातर आप देखा होगा, ये गैस्ट्रिक ब्लीडिंग वगैरह करती है, ठीक है, आपने देखा होगा। यहां पर जो इंपॉर्टेंट एक ट्रिक्स है सीख लीजिए, जितने भी थैलेट्स या जितने भी एक्राइलेट्स पॉलीमर हैं, उनमें से मैक्सिमम दे आर अंडर दिस एंट्री कोटेड। कभी पूछते विच वन इज एंट्री कोटेड पॉलीमर्स, तो नाम के लास्ट में एक्राइलेट्स या थैलेट ढूंढना, अगर मिल जाए सीधे आंख मूंद के टिक लगा देना, जय माता दी, सही होगा एकदम बिल्कुल मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। मनीष जी सभी लोग समझ में आ रहा है, डॉक्टर साहब समझ में आ रहा है, बताइए, आप लोग बताइए, काफी देर से मैं ही बोल रहा हूं। हम लोगों ने 30-40 मिनट 50 मिनट समय दे लिए, तो सीखा कुछ हमने, अभी बहुत कुछ सीखने वाला है, अभी अब देखना बहुत शानदार सेशन होने वाला है। मैं बता रहा हूं कि आज अगर आप 1-2 बजे तक जग गए, तो आप समझ लीजिए आपका बहुत तगड़ा वाला रिवीजन, जितना आपने 15 दिन में नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको 4 घंटे में पढ़ा चला जाऊंगा। आप इतना विश्वास रखो, आज मैं आपको 3-4 घंटे में पढ़ा चला जाऊंगा। जी बाकी लोग बताइए, अमरीशा जी बताइए, अमरीशा उदाप जी, प्रतीक जी हैं, सुरेंद्र गौर हैं, जगन सिंह जी हैं, सोमवीर बताइए, डॉक्टर साहब सेशन अच्छा चला, चलिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। शुगर कोटिंग की स्टेप्स बार बार पूछ लेता है, देखिए मैं प्रिसाइज, अब मुझे कैसे पता यही क्वेश्चन है, भैया 10-12 साल से घिस रहे, क्या कर रहे हैं फार्म, कुछ तो कर रहे होंगे ना। तो यही है स्टेप्स में, सील कोटिंग, सब कोटिंग, स्मूथिंग, कलरिंग, पॉलिशिंग, ये सब। सर सील कोट कब किया जाता है, जब टैबलेट को वाटरप्रूफ करना हो, यानी मॉइस्चर नहीं घुसने देना है, मॉइस्चर पेनिट्रेशन को। जब टैबलेट्स को गोलू मोलू बनाना है, गोल कर देना बिल्कुल, अगर आड़ी टेढ़े से खुरदुरी सी है उसको गोलू मोलू कर देना, तब उसके लिए सब कोटिंग, बिल्कुल देहाती भाषा में। भैया अपन क्या है, पूर्वांचल के रहने वाले, आजमगढ़ के, थोड़ी सी भाषा ऐसी वैसे निकल जाती है। तो सब कोटिंग हो गया, राउंडिंग ऑफ द एजेस, सीलिंग का मतलब होता है वाटर प्रूफिंग ऑफ द टैबलेट कोट, ठीक है। तो ये समझ में आया। टैबलेट डिफेक्ट, देखो वो पढ़ ली, काम की हमने बात पढ़ ली, क्वेश्चन लग जाएंगे आपके। टैबलेट डिफेक्ट सर, एक बनाने में, एक सर कोट करने में, तो एक प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, कोटिंग डिफेक्ट है। सर कैपिंग, पिकिंग, लैमिनेशन, क्रैकिंग, स्टिकिंग, ये जब आप डिटेल पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, ये होता क्या है, किस कारणों से होता है, रेमेडी क्या है, 3 बातों पढ़ेंगे आप, फटाफट समझ लेते हैं। लैमिनेशन में क्या होता है, टैबलेट 2 फाड़ हो गई, 2 इक्वल हिस्सों में हो गई, क्यों हो गया, एयर इंटरप्टमेंट की वजह से, कंप्रेशन प्रेशर की वजह से हो गया। सर डबल इंप्रेशन में 2 बार टैबलेट दब गई, ठीक है। पिकिंग, पिकिंग में कोई चीज ऊपर से, उसका क्राउन, टॉप बॉटम का वो सब क्राउन निकल गया, पिकिंग में आ गया वो। कैपिंग में भी ऊपर वाला हिस्सा टूट के निकल गया, ठीक है, इस तरीके की चीजें समझ में आ रही होंगी। सर मॉडलिंग क्या होता है, मॉडलिंग सर कोटिंग डिफेक्ट है, आपको पता होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग नहीं है, इट्स अ कोटिंग डिफेक्ट। टैबलेट है, उस चितकबरी चितकबरी हो गई बिल्कुल, यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर इज मॉडलिंग एंड इट्स अ कोटिंग डिफेक्ट। ऑरेंज पील इफेक्ट में आपने देखा होगा, टैबलेट है वो छिलके की तरह से उधड़ रही है, बिल्कुल चमड़ी की तरह उधड़ जा रही हो, ऑरेंज पील इफेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टैबलेट आपने पढ़ लिया। आप यकीन मानिए, आप केवल लैकमैन से टैबलेट पढ़े, नहीं तो आपको खोल के दिखाऊं मैं, लैकमैन 70 पन्ने का है टैबलेट, और मात्र आपको मैंने 7 मिनट में या 10 मिनट में पढ़ा दिया टैबलेट पूरा पूरा। यस, कलर डिफेक्ट होता है मॉडलिंग, ठीक है। आज भी पुरानी वाली लैकमैन मेरे पास पड़ी हुई, क्योंकि नई वाली में वो बात नहीं है, कुछ चीजें ना पुरानी ही ज्यादा ठीक होती हैं। कैप्सूल अब पढ़ते हैं। सर कैप्सूल, कैप्सूल भी सर डोजेस फॉर्म है, जाहिर सी बात है जिलेटिन का बना होता है, ठीक है। ये कहीं पर ये
सही नहीं होता, खास करके जो एक्सट्रीमली सॉल्युबल मटेरियल हो, जो मॉइस्चर को रिटेन करते हो, तो कैप्सूल चिपचिपा जाएगा। जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, अमोनियम क्लोराइड, इन सब के लिए जो है ना जरूरी नहीं कैप्सूल बनाया जाए, क्योंकि ये घातक हो सकता है। सर कितना परसेंट मॉइस्चर कंटेंट कैप्सूल में होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो ब्रिटल हो जाएगा, टूट जाएगा, कम होगा तो सारे कैप्सूल सट जाएंगे। तो कितना रखा जाए सर? आंसर विल बी 12 से 15%। 12 से 15% यही लिमिट है स्टैंडर्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। जहां जो इंपॉर्टेंट होगा बता दूंगा मैं। 10% से कम ब्रिटल, 16% ज्यादा जो है फिलिंग में प्रॉब्लम कर देगा, ठीक है, कम ब्रिटल हो जाएगा वो, ठीक है। सर ब्लूम स्ट्रेंथ और बेस एड्सॉर्प्शन, जो जो जिलेटिन होता है ना जिससे बनता है कैप्सूल, उसकी स्ट्रेंथ वो डिसाइड होती है ब्लूम स्ट्रेंथ से। और इनकैप्सुलेबल मिक्सचर बनाने के लिए कौन सा पैरामीटर होता है, उसको बोलते हैं बेस एड्सॉर्प्शन। तो बेस एड्सॉर्प्शन और ब्लूम स्ट्रेंथ का संबंध किससे है? कैप्सूल से। कितना लिमिट होना चाहिए? 150 से 250 लिमिट होती है, कहीं कहीं पर 300 तक लिमिट जाती है इसकी ब्लूम स्ट्रेंथ की। जिलेटिन से संबंध है इसका। एचपीएमसी बेस, देखिए एचपीएमसी का बना सकते हैं। एचपीएमसी का सोल्यूशन आप बना के कोटिंग सोल्यूशन बना सकते हैं, बिल्कुल आता है। एचपीएमसी तो एक ऐसा पॉलीमर हर जगह फिट हो रहा है, सस्टेन रिलीज बनाने में हो रहा है, कोटिंग में हो रहा है, एचपीएमसी तो फिट हो रहा है हर जगह। कैप्सूल में एचपीएमसी का रोल तो कहीं नहीं मुझे दिखाई देता, जिलेटिन का रोल है मेनली। चलिए नेक्स्ट। कैप्सूल्स किसके बने होते हैं? सर जिलेटिन ब्लेंड के बने होते हैं। सर डाई के होते हैं। पूछ लेगा कि ओपेसिफाइंग एजेंट कौन सा यूज होता है? TiO2 लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर प्लास्टिसाइजर, अब देखो एक हार्ड जिलेटिन, एक टाइट खोखे वाला होता है, बिल्कुल पिलपिला सा सॉफ्ट होता है, जिसमें हम लोग विटामिन वगैरह के आपने देखा होगा। तो जो पिलपिला सा है सॉफ्ट जिलेटिन है, सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, तो वहां पर जाहिर सी बात है प्लास्टिसाइजर ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ये सब क्या है? प्लास्टिसाइजर कैप्सूल में यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर प्रिजर्वेटिव्स भी यूज होते हैं, हाँ होते हैं सर, SO2 और मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, रेशियो में 4:1 के रेशियो में, ये सब, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर टाइप ए टाइप बी जिलेटिन में कौन सा जिलेटिन फ्रेश बोन से बनाया जाता है? आंसर विल बी बी। सर कौन सा एसिड जिलेटिन होता है? सर आंसर विल बी ए। सर कौन सा कैटानिक होता है? ए। कौन सा एनानिक होता है? बी। कौन सा एसिड ट्रीटमेंट से बनाया जाता है? ए फॉर एसिड ट्रीटमेंट, बी फॉर अल्कली ट्रीटमेंट। ये बहुत बार पूछा गया सवाल। सर ये वाला तो भर भर के क्वेश्चन फार्मासिस्ट में, आरआरबी में कई बार पूछा गया है। 100% यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यस। चलिए नेक्स्ट। ज्यादातर नॉनवेज सोर्सेज से बनाए जाते हैं। चलिए ज्यादातर की बात कर रहा हूं, नॉट ऑल। कैप्सूल, कैप्सूल सबसे बड़ा जो है वो 000 और सबसे छोटा कौन सा 5, यानी 000 से लेके 5 तक। सर कौन सा ह्यूमंस वगैरह में यूज होता है? सर 00 ज्यादातर यूज होता है, 01 भी यूज होता है, ये सब कोई एक फिक्स नहीं कि यूज होता हो, ठीक है। ये तो 000 से लेके 5 तक जाता है। ये वॉल्यूम अगर आप याद कर पाओ तो वॉल्यूम को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्यूम पूछा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट। सर टैबलेट, ये कैप्सूल जब बन गई तो उसको चेक करने के लिए, वेट वेरिएशन करने के लिए रोटोवेव, इलाई लिली कंपनी, कैप्सूल इसके मामले में, इंसुलिन के मामले में बाप है सबका, इलाई लिली एकदम, ठीक है। मैं इसके कॉम्पिटिटर कंपनी में काम कर चुका हूं, नोवो नॉर्डिस्क में, जिसका आप लोग मिक्सटार्ड, नोवोमिक्स, विक्टोजा, अगर कई लोग नोवो नॉर्डिस्क में काम करोगे तो पता होगा, मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूं, एज ए मैनेजर भी वहां काम कर चुका हूं, डॉक्टर रेड्डी में एज ए MR भी काम कर चुका हूं। तो ये काफी अच्छी कंपनी इलाई लिली, डायबिटीज में इस समय काफी अच्छी काम कर रही है। वेरिकैप क्या होता है? कैपेसिटेंस को डिटेक्ट करने के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग नापते हैं। रोटो शॉट में क्या है? जो लूज पाउडर वाले कैप्सूल से उनको हटा दिया जाता है। रोटोफिल में क्या है? पेलेट्स फिल्म भरनी होती है, जब पेलेट्स भरना होता है, जो खरखराता रहता है ना कैप्सूल, आवाज आती रहती है, वो रोटोफिल से करते हैं हम लोग। देखो सर टैबलेट कैप्सूल खत्म,